गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछले वाले सेशन में पैरामीशियम की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम जो था उसका वो भी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है, हम दो टॉपिक लेकर चलेंगे, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये एक साथ लेंगे। और जो दूसरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन। हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो पैरामीशियम है इसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो है इनके लिए प्रेजेंट नहीं होते। इनकी ये जो पेलिकल है या बॉडी वॉल जिसको हम कहेंगे, उसके थ्रू ही रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पैरामीशियम के अंदर हमने एक नाम पढ़ा था साइटोफाइगी का, जो कि क्या है, एक्सक्रीशन के टाइम पर काम करता है। ओके, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन मेनली जो है ये अपना वर्क है वो किस वे से करता है, डिफ्यूज़न मेथड से। और किससे, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं इसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। डिफ्यूज़न मेथड कौन सा रहेगा, डिफ्यूज़न। और जो डिफ्यूज़न होगा वो परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, यानी वाटर जो है उसके साथ जो भी ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आ रही है और जो CO2 है वो भी बॉडी के बाहर जा रही है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका होगा, पेलिकल का या तनुत्वक का, क्योंकि वो कैसी है, सेमी परमिएबल। नेक्स्ट देखिए, इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिया। अमोनिया जो है इसका क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसीलिए एनिमल कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक। आपको ये पता होगा कि मेनली जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है ज़्यादातर, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है और पानी के अंदर घुलने के बाद इसकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेनली जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो अमोनोटेलिक ही होते हैं लगभग। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चे, पानी के साथ ऑक्सीजन जो है वो पेलिकल के थ्रू अंदर आएगी। पेलिकल कैसी है, सेमी परमिएबल है, पारदर्शी है, पारगम्य है, ठीक है। और अंदर जाने के बाद डिफ्यूज़न यानी विसरण विधि द्वारा पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। विसरण विधि या डिफ्यूज़न मेथड आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं पहले, कि अगर हम एक कोने में कोई चीज़ को डालते हैं और वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, दैट इज़ डिफ्यूज़न मेथड। यानी एक छोटे सी जगह से पूरे एरिया के अंदर हो जाना उस चीज़ का, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न या विसरण, यानी उस चीज़ का विस्तार होता है, डिफ्यूज़ होती है वो चीज़, ठीक है। तो अब जो बॉडी ऑफ पैरामीशियम है इसके अंदर जब ऑक्सीजन चली गई तो वो ऑक्सीजन यूज़ होगी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो फूड होगा उसको क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे ऑक्सीजन जो है। और नाइट्रोजन पदार्थ जो बना है यानी अमोनिया जो बनी है वो पेलिकल के थ्रू ही बाहर आ जाती है। लेकिन कभी कभी एक पार्ट और इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोफाइगी या कोशिका गुद, जिसके थ्रू क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का। इसके अंदर कोई डाउट है तो अभी बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन मीन्स यहाँ पर जो जनन की क्रिया है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की मानी जाती है, लेकिन एक्चुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ कर लिया गया है क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस बेस पे इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रख दिया गया है, बट दिस इज़ ओनली न्यूक्लियर एक्सचेंज माना जाएगा इसको, ताकि केंद्रक जो पदार्थ है उसी का आपस में क्या है, एक्सचेंज है। इसके अलावा इसके अंदर लैंगिक जनन के कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की ही स्टडी करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि जो एक एनिमल है उसी एनिमल से दूसरे एनिमल का बनना या पुत्री कोशिकाओं या डॉटर सेल्स का बनना क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि जो अमीबा का पढ़ा होगा, अमीबा तो चलो कट के और नया एनिमल का जो है वो बना लेता है। इसके अंदर क्या है, अपने पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिजन या द्विविभाजन की क्रिया यहाँ पर मिलती है, जिसके थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ये जो क्रिया है ये फेवरेबल कंडीशन में होगी, यानी अनुकूल जो परिस्थिति है उसके अंदर ये संभव होती है। इस दौरान पैरामीशियम क्या करता है, फीडिंग यानी खाना पीना जो है वो बंद कर देता है। और हमें पता है कि पैरामीशियम के अंदर एक इस तरह से हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इस तरह से ये वाली ऑरल ग्रूव वाली। तो जब ये फीडिंग ही नहीं कर रहा है, जब इसके फूड वैक्यूल्स का ही निर्माण नहीं होगा, तो जो ऑरल ग्रूव वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा। हमें पता है कि जिस ऑर्गन का कोई भी काम नहीं होता जिस दौरान, वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो रीअपियर हो जाती है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्रिया होती है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, आपको पता है कि हम पैरामीशियम क्वाड्रेटम की स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक गुरु केंद्रक होता है और एक लघु केंद्रक होता है, यानी मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, दो तरह का न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो शुरू में ही बताया था आपको कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है यही मेनली रिप्रोडक्शन के अंदर वक्त काम करता है, मैक्रोन्यूक्लियस का इतना काम नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, पैरामीशियम के अंदर जो छोटे वाला न्यूक्लियस है, जो माइक्रोन्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड होगा, यानी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, समसूत्री विभाजन। आपको इतना बता दूं कि समसूत्री विभाजन मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके अंदर का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट के क्रोमोसोम जो होते हैं उनके इक्वल रहता है, या गुणसूत्रों की संख्या जो है पितृ कोशिकाओं के क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, आइडेंटिकल एज दैट ऑफ पेरेंट सेल्स। ओके, तो ये वाला काम रहेगा किसके अंदर, माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर। देखिए सिंपल सा अगर मैं ऐसे ही बता दूं आपको कि इसके अंदर देखो क्या होने वाला है कि एक पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम की पहले तो ये ऑरल ग्रूव जो है ये डिसअपियर होगी। ओके, क्योंकि इसने फीडिंग जो है वो बंद कर दिया है, मुख खांच का कोई काम नहीं रहा है, भोजन इसने बंद कर दिया है, फीड करना बंद कर दिया है, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। दो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, एक एक के अंदर चला जाएगा, और जो दूसरा वाला होगा, क्योंकि हर एक के अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, जो दो दूसरे होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर नए बनेंगे, ऑरल ग्रूव का नया निर्माण होगा। माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो किस तरह से ब्रेक होते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो सिंपली अपनी बॉडी को फ्लैटेंड करके, ठीक है, फ्लैट होकर क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तो बॉडी भी क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है, सिकुड़ती है, और वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि किस तरह से एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम या दो डॉटर जो सेल्स हैं, डॉटर पैरामीशियम है, उनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मेन इसके अंदर हम लेकर चलते हैं बच्चे कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है, ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होगा, स्लाइटली इसका पहले जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर के जो क्रोमोसोम नंबर है माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम आप समझते हो बेटा, इस तरह से क्रोमोसोम होंगे, ये क्या करेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होंगे, यानी दो पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड होंगे, और दो क्रोमेटिड का निर्माण होगा, जिसको हम प्रोफेज स्टेज कहते हैं, जिसमें दो क्रोमेटिड का निर्माण होता है। इसके बाद जो ये क्रोमेटिड हैं
ये न्यूक्लियर स्पिंडल पर या इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या है, पेयर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। पेयर फॉर्म में इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जोड़ी के अंदर इनका निर्माण हो जाएगा। और इस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज बोलेंगे हम इस फेज को। ओके, उसके बाद देखिए बच्चे, उसके बाद होता है जो क्रोमेटिड है उनका एलोंगेशन होता है। एलोंगेशन मीन्स ये क्रोमेटिड जो है अपने आप को खींच के लंबा कर लेते हैं और फिर इनका क्या होता है, सेपरेशन होता है। और इस फेज को हम बोलते हैं एनाफेज फेज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है इसके बिल्कुल किनारे पर क्या होते हैं, दो माइक्रोन्यूक्लियस या दो डॉटर न्यूक्लियाई का क्या होता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी दोनों ये क्या होंगे, अलग हो जाएंगे और इस तरह से दो माइक्रोन्यूक्लियस का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जा रही क्योंकि आपके इतना डिटेल में है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये आप सेल बायो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हो, माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बता दिया है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज होते हैं नंबर में और किस तरह से इनका क्रोमेटिड पदार्थ बनता है और किस तरह से वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। ओके, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज वाली जो स्टेज है वो इसके अंदर कंप्लीट बनती है। ओके, इसके बाद जब मैक्रोन्यूक्लियस का निर्माण हो चुका है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बता दिया आपको कि मिडल से ये अलग होगा। उसके बाद साथ के साथ क्या प्रोसेस चलेगा कि जो ओरल ग्रूव है जो डिसइंटीग्रेट हो गई है वो दोबारा से यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर डिसएम्पियर हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ये माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये एलोंगेट हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं किनारे पर दो नए क्रोमेटिड का निर्माण हो रहा है। तो इससे क्या है, दो नए पैरामीशियम के अंदर दो माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण होगा। तो जो ये ओरल ग्रूव है इसका निर्माण होना स्टार्ट हो गया है। और एक एक, जैसे ये वाली एंटीरियर वाली यहाँ पर रह गई है, कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और पोस्टीरियर वाली यहाँ रह गई है। तो अब इसके अंदर देखिए बच्चे, एक के अंदर क्या है, दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या होंगी, पैरामीशियम की एंटीरियर साइड पर आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी उसके अंदर बनना स्टार्ट होंगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और जो बॉडी है वो बीच में से इस तरह से कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी ताकि वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो पाए। कहते हैं कि इसका जो एंटीरियर जो पोर्शन होता है इसको हम प्रोटर कहते हैं, और जो सेकंड पोस्टीरियर पार्ट जो इसका दूसरा जो बनती है डॉटर पैरामीशियम, इसको हम ओपिस्थी पार्ट बोलते हैं। यानी इस तरह से ये दो डॉटर जो पैरामीशियम है इसका निर्माण यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम का जो बनना है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमने देखा कि माइक्रोन्यूक्लियस भी जस्ट एक एलोंगेट हुए और जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आप, जो मैक्रोन्यूक्लियस था वो भी क्या हुआ, यहाँ पर सीधा एलोंगेट हुआ, खिंचाव पड़ा और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए और एक एक हर एक पैरामीशियम के अंदर एंटर कर गए हैं। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड हुए और दोनों के अंदर एक एक माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण हो गया। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानियाँ एक एक दोनों में आ गई हैं और एक एक का नया जो है वो निर्माण इसके अंदर हो चुका है। बॉडी भी बीच में से कंस्ट्रिक्ट कर चुकी है। साइटोप्लाज्म जो इनके अंदर प्रेजेंट था वो भी क्या होगा, डिवाइड हो चुका है। और ओरल ग्रूव का जो है वो भी नया निर्माण इनके अंदर हो चुका है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम, ये जो है कंप्लीट होता है 30 मिनट के अंदर प्रोसेस, लेकिन इसको 1 आवर से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है जब इनकी बॉडी जो है ये आपस में क्या है, स्प्लिट होती है, अलग होती है। ठीक है, हम एक बात और कह सकते हैं, यहाँ पर एक टर्म और दे सकते हैं कि एक पैरामीशियम के यहाँ पर क्या बन चुके हैं, क्लोन तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इंडिविजुअली हम इनको क्लोन का नाम भी दे सकते हैं। ओके बच्चे, तो ये था आपका पैरामीशियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर कर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहेगा, कंजुगेशन या संयुग्मन की क्रिया पैरामीशियम के अंदर किस तरह से होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और वो हमारा पैरामीशियम का लास्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम पैरामीशियम को ख़त्म कर देंगे। ओके बच्चे, फिनिश हो जाएगा फिर ही हमारा ये टॉपिक, फिर हम नया टॉपिक लेकर चलेंगे। ओके बेटा, बाय।